हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंशियल और सीरीज रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था और इसके अलावा मैंने आपको एक और टर्म बताई थी। क्या बताई थी वो? कि जब आप दो या दो से अधिक रिएक्टेंट से रिएक्ट करवाते हो और दो या दो से अधिक आपके प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं तो हम कैसे प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा। ठीक है ना। तो ये दो टर्म हमने लास्ट क्लास में देखे थे और आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। और आज हम एक इम्पोर्टेंट टर्म पढ़ते हैं जो है आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। इसमें क्या होते हैं, आपकी बहुत सारी टर्म्स होती है जैसे %W/W, %W/V, मोलेरिटी, मोलेलिटी। ये इनमें से जैसे मोलेरिटी है आपका, ये ऐसा टर्म है जो आपके थ्रू आउट 11th और 12th दोनों ईयर आपके काम आता रहेगा। ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स है तो आपको याद रखना पड़ेगा। इसके कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, इजी होते हैं। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होती है। ठीक है ना। देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन होता क्या है। देखिए सॉल्यूशन जो होता है आपका, ये दो चीज़ों से बना होता है या दो कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। एक तो होता है आपका इसमें सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है आपका सॉल्वेंट। जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तभी आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। ठीक है। अब सोल्यूट क्या होता है? देखिए सोल्यूट की अगर जनरल डेफिनेशन देखा जाए या नॉर्मल जो हमें याद रहते हैं कि जब भी एक सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन बनता कैसे? जैसे आप सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट को मिक्स करते हो तो आपका सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जैसे आपने पानी लिया और पानी में शुगर डाली तो आपका शुगर सॉल्यूशन बनता है। इसका मतलब उसमें जो सोल्यूट है वो है आपका शुगर और जो आपका सॉल्वेंट है वो है आपके वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। तो जनरली वो कंपोनेंट जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। और जो कंपोनेंट ज़्यादा या फिर लार्ज अमाउंट में अवेलेबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। तो हम क्या कह सकते हैं? द अमाउंट और द कंपोनेंट which is generally present in less quantity, उससे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं। और सॉल्वेंट हम किसे बोलते हैं? इसमें क्या होता है, जो कंपोनेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है। द कंपोनेंट which is generally present in large quantity, जो आपके लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ 5 ग्राम, आपको 5 ग्राम दिया हुआ है शुगर। ठीक है। और इसको आपने डिज़ोल्व किया 100 ml या फिर 100 ml वाटर में। ठीक है। ये आपका जनरल टर्म है। ठीक है। 5 ग्राम शुगर को आपने डिज़ोल्व किया 100 ml वाटर के अंदर। ठीक है। अब इसमें सोल्यूट क्या होगा? बिल्कुल सही, ये आपका सोल्यूट होगा। क्यों? क्योंकि ये कम है। और ये आपका सॉल्वेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट है। इजी है। लेकिन देखिए यहाँ पे हमने क्वांटिटी जो है किस प्रोपोर्शन में वो फिक्स नहीं की है। वैसे जनरली अगर आप सोल्यूट की जो स्टेट होती है अगर ये भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है तभी आप उनका कंपैरिजन कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 500 ग्राम या 500 किलोग्राम शुगर है और इसको हमने डिज़ोल्व किया है 100 ml वाटर में, तो आपके सोल्यूट क्या होगा? तो आप सोल्यूट क्या किसको कहोगे? वाटर को, जो 100 ml है। और सॉल्वेंट क्या होगा? 500 kg। बात कुछ जम नहीं रही है ना। 500 kg में हमने क्या किया? 100 ml पानी को मिलाया। जबकि इक्वेशन आपकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है
जो कम क्वांटिटी में अवेलेबल है उसे हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। लेकिन आज तक आपने यही पढ़ा होगा और यही सीखा है कि आप शक्कर को पानी में घोलते हो, ना कि पानी को शक्कर के अंदर घोलते हो, ठीक है ना। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है ना। इस कंडीशन में भी क्या होगा, ये जो कंडीशन अप्लाई होती है आपकी, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है उसकी जो स्टेट होती है वो, अगर आपकी जो सॉल्वेंट की स्टेट होती है वो आपकी सेम होनी चाहिए। जैसे जब आप 5 ग्राम शुगर को मिक्स करते हो 100 ml वाटर में, तो आपको जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन, उसकी जो स्टेट होती है वो कौन सी होती है, आपकी लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। और आपका जो सॉल्वेंट है वो भी किस स्टेट में है, सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड स्टेट में, ये सही है, ठीक है। सेकंड में क्या है, आपका जब वाटर मिक्स करोगे आप सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, जहाँ जहाँ वो पानी मिक्स होगा, जहाँ जहाँ आपका पानी मिक्स होगा शुगर में, वहाँ वहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी स्टेट क्या होगी, लिक्विड ही होगी। तो आपकी जो फाइनल स्टेट होगी सॉल्यूशन की वो क्या होगी, लिक्विड स्टेट। कंप्लीट नहीं होगी, लेकिन जहाँ जहाँ पानी पड़ा हुआ है शुगर के अंदर, वो जो स्टेट होगी वो क्या होगी, आपकी लिक्विड होगी। तो आपका जो सॉल्वेंट है वो भी लिक्विड है, और ये जो फाइनल सॉल्यूशन बना है उसकी स्टेट भी क्या है, लिक्विड है। दोनों स्टेट आपकी सेम है, तो ये आपका सॉल्वेंट होगा, और ये जो आपका है शुगर, ये हमेशा क्या होगा, आपका सोल्यूट ही रहेगा। कोई डिफेक्ट या कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप 5 ग्राम लो या 5 किलोग्राम लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके सॉल्वेंट की फाइनल सॉल्वेंट की जो स्टेट है वही स्टेट आपके जो सॉल्यूशन की है, तो आपका सॉल्वेंट जो सॉल्यूशन जो होगा, अगर लिक्विड है तो आपका जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड ही होगा, वो सॉलिड नहीं होगा, ठीक है। आपका अगर फाइनल सॉल्यूशन अगर लिक्विड है तो आपका जो सॉल्वेंट होगा वो भी लिक्विड होगा, ठीक है। और जो लिक्विड होगा वही आपका सॉल्वेंट होगा। जैसे अगर आपका फाइनल सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड है, तो उस कंडीशन में आपका सॉल्वेंट भी सॉलिड होगा, ठीक है। वो चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जो फाइनल स्टेट होती है वो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट दोनों की क्या होती है, सेम होती है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कीजिए। फिर इसके ऊपर मैं एक पॉइंट आपको और बता देता हूँ। देखिए, ये आप आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो ये जो कंडीशन थी सोल्यूट और सॉल्वेंट की, कब अप्लाई होती है, या आप अगर जगह है तो लिख भी सकते हो यहाँ पे साइड में, कि ये जो कंडीशन होती है तभी अप्लाई होती है, वैलिड ओनली इफ solute, solvent and solution have same physical state, same physical state, ठीक है। तभी आप कंपेयर कर सकते हो किससे, सोल्यूट और सोलवेंट की क्वांटिटी से आप कंपेयर करना है आपको। तो आप कंपेयर कीजिए तभी जब आपके सोल्यूट, सोलवेंट और सॉल्यूशन तीनों की फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ से हमारे पास सॉल्वेंट की एक और नई डेफिनेशन आ गई, ठीक है ना। ये तो ये डेफिनेशन थी, इसके अलावा सॉल्वेंट की एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास कि सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ इस यहीं पे हम ऐड करके भी लिख सकते हैं, या आप साइड में भी लिख सकते हो, एंड सॉल्वेंट हैव द सेम physical state as that of solution। तो आपके जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है वही फिजिकल स्टेट किसकी होती है, सॉल्वेंट की। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है। सॉल्यूशन की फाइनल जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट देखो, ठीक है, वो पता पड़ गया अगर लिक्विड है। तो आपके सोल्यूट और सॉल्वेंट में जो आपका लिक्विड है, वो सॉल्वेंट होगा और दूसरा वाला सोल्यूट होगा, ठीक है। अब बात आती है कि अगर आपके तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो तब क्या करना है, तो वो भी देख लेते हैं। एक बार आप इसे नोट करो, वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए, अब अगर मान लो आपके जो फिजिकल स्टेट है वो सेम है, किसकी, सॉलिड, सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन
जो आपके बना है तीनों की फिजिकल स्टेट सेम है, तो उस कंडीशन में हम नॉर्मल क्वांटिटी से ही मैच कर लेंगे, ठीक है। जैसे आपका 10 ग्राम एथेनॉल है, 10 ग्राम क्या है, एथेनॉल, C2H5OH इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। 10 ग्राम एथेनॉल है, इसको हमने मिक्स किया है 100 ग्राम, या फिर लिक्विड है तो हम ml ले लेते हैं, ठीक है ना, 100 ml वाटर में हमने इसको क्या किया, मिक्स किया। इस कंडीशन में आप बताइए सोल्यूट क्या है और सोलवेंट क्या है। जो कम है वो तो है आपका सोल्यूट, और जो लार्ज क्वांटिटी में वो क्या है आपका सोलवेंट। तो अगर सेम फिजिकल स्टेट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ऐसे अमाउंट से आप पता लगा सकते हो, लेकिन फिजिकल स्टेट डिफरेंट है तो आपको दिक्कत है। तो आपको देखना है सॉल्यूशन की तरफ कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है। तो जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वही किसकी फिजिकल स्टेट होगी, सॉल्वेंट की। वहाँ से हमें सॉल्वेंट मिल जाएगा, बचा हुआ आपका सोल्यूट रहेगा। अगर मैं यहाँ पे 100 ml एथेनॉल ले लेता हूँ और 10 ml वाटर ले लेता हूँ, तब क्या होगा आपका सोल्यूट सॉल्वेंट, तब ये आपका सोल्यूट हो जाएगा वाटर, और ये आपका क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। अब कोई ना कोई सोच रहा होगा कि अगर दोनों 50-50 हो जाए तो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दोनों 50-50 हो गए आपके पास तो आप ही राजा हो, ठीक है ना। आप जिसे चाहे सोल्यूट ले लीजिए, जिसे चाहे सोलवेंट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों इक्वल अमाउंट में है। किसी को भी आप सोल्यूट ले लीजिए, किसी को भी सोलवेंट ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपके, अगर जब आपका फिजिकल स्टेट क्या हो, सेम हो, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ जो हमारे यहाँ इंपॉर्टेंट होती है, काम में आती है, वो आता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। जो आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है ये इक्वल होता है वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट के। ये एक इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। वॉल्यूम सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आइडियल कंडीशन होती है, 12th में एक चैप्टर होता है सॉल्यूशन का, वहाँ पे हम इसे और डिटेल में पढ़ते हैं कि वॉल्यूम जो है वो सोलवेंट प्लस सोल्यूट के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इक्वल तभी होता है जब आइडियल कंडीशन अप्लाई होती है, और नॉन आइडियल कंडीशन में आपका वॉल्यूम सेम नहीं होता है, ठीक है ना। तो वहाँ हम नहीं जाते हैं, हमें सीधा सिंपल याद रखना है वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट, ठीक है। ये आप इसे नोट करो। फिर हम पढ़ते हैं हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में, कि जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है आपकी, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है वो एक्चुअली बताती क्या है। अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में कि ये होती क्या है और डिफाइन क्या करती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होती है, हमें केवल और केवल अमाउंट बताती है, किसका, सोल्यूट एंड सोलवेंट का। हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि सॉल्यूशन में इतना सोलवेंट है और इतना सोल्यूट है। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स they actually tells us about the amount of solute and solvent present in solution, ठीक है। तो हमें मास, मोल, जो भी हमें डिफाइन करना है, फाइंड आउट करना है सोल्यूट और सोलवेंट का, वो जनरल टर्म्स हमें पता चलता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। इसमें बहुत सारी आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती है। तो इसमें जो सबसे पहली, जो फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है आपकी परसेंटेज W/W, ठीक है। वो हम पढ़ते हैं, पहले एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, देखिए जो फर्स्ट जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो है आपकी परसेंट W/W, ठीक है। वो हम देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी परसेंट W/W, W/W परसेंट। इसे हम मास परसेंट भी बोलते हैं या फिर वेट परसेंट, ठीक है ना, कुछ भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका सीधा सा सिंपल क्या होता है, देखिए W/W है,
W/W में जो ऊपर का W होता है ये तो रिप्रेजेंट करता है आपका सोल्यूट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? सोल्यूट, या हम कह सकते हैं मास, हम कह सकते हैं इसको मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय जो नीचे W है वो डिफाइन करता है आपका मास ऑफ सॉल्यूशन को। ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। परसेंट है मतलब 100 में से रहेगा, और 100 क्या रहेगा? ऊपर वाला है नीचे वाला? नीचे वाला, मतलब सॉल्यूशन का जो मास होगा वो कितना होगा? 100 का। तो हम कह सकते हैं, अगर हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है सिंपल से वर्ड में, तो हम क्या कर सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये हुआ आपका परसेंट W/W। अगर हमें इसका फॉर्मूला डिफाइन करना है तो सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। ये हो गया आपका परसेंट W/W का फॉर्मूला। कोई दिक्कत? सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखिए, इसमें मैं आपको पूछूं, अगर एग्जांपल के रूप में मैं लेता हूं, या आपको मैं पूछूं कि आपको 20 ग्राम NaOH दिया है, 20 ग्राम NaOH इन 20 ग्राम NaOH इज डिजोल्व इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। ये हमने ले लिया। अगर मैं इसको आपको पूछता हूँ तो इसमें परसेंट W/W क्या होगा? सोल्यूट, मतलब NaOH का अगर निकालना हो हमें परसेंट W/W, तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है बच्चे? 100 ही लिख लेते हैं, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि 20 ग्राम NaOH डिजोल्व है किसमें? 100 ग्राम वाटर के अंदर। तो वाटर यहाँ पे सोलवेंट है, और सोलवेंट का मास होता है 100 ग्राम। तो टोटल मास कितना हमें चाहिए? मास किसका? सॉल्यूशन का। किसका मास चाहिए? सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास क्या होगा? सोलवेंट का मास प्लस सोल्यूट का मास, तो 120 इंटू 100। इसको सोल्व करोगे तब आपके पास आएगा परसेंट W/W। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, जहाँ बच्चे अक्सर गलती कर लेते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है, इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं इसी के ऊपर एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके, देखिए, अब अगर हम बात करें किसके बारे में, ये आपने नोट कर लिया होगा आई थिंक। दूसरा जो टर्म है, अगर मैं आपको पूछूं कि 20% NaCl, आपको ये लिखा हुआ मिला है, ठीक है। 20% W/W, 20% W/W आपको मिला, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या है? इससे हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? देखिए, 20% W/W NaCl है, इसका मतलब क्या है? आपका वेट है आपका। इसका मतलब है, हम कह सकते हैं कि 20 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट और डिजोल्व इन 100 ग्राम सॉल्यूशन इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बारे में हम केवल इतनी इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं कि 20 ग्राम जो आपका NaCl है वो डिजोल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक तो वेट ऑफ सोल्यूट मिला, कितना है आपका? 20 ग्राम। यहाँ से एक और चीज़ हमें मिली, वो क्या मिला? वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो कितना है आपका? 100 ग्राम। और एक और चीज़ हमने डिफाइन की, क्या किया? वेट ऑफ सोलवेंट, वो कितना होगा आपका? 100 माइनस 80, 100 माइनस 20, ये होगा आपका 80 ग्राम। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि कैसे हम इंफॉर्मेशन को निकालते हैं परसेंट W/W से, ठीक है। एक और चीज़ देखिए, अगर आपको लिखा है 20 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% W/W, ठीक है ना, ये हमारे लिए सही रहेगा।
अगर आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इससे हम क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? 20 ग्राम आपके सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन परसेंट है कितना, 20% है वेट बाय वेट। तो इसमें से अगर हमें आपका वेट निकालना है किसका, सोल्यूट का, तो वो कितना होगा, 20 ग्राम का 20% होगा, ठीक है ना। तो 20 ग्राम, तो ये वाला, इसका 20% होगा आपका वेट बाय सोल्यूट, ये होगा आपका 4 ग्राम। देखिए अगर आपका 100 ग्राम होता, 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या है, 20 ग्राम मास है सोल्यूट का। अब अगर सोल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, अब सोल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है, 20 ग्राम, तो सोल्यूट का मास कितना होगा, उसका डिवाइड बाई 5, मतलब 20/5 मतलब 4 ग्राम, ठीक है। और W आपका सोलवेंट का जो मास होगा बचा हुआ, वो कितना होगा, 20 - 4 कितना होगा, 16 ग्राम, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2-3 टाइप की स्टेटमेंट हैं जो क्वेश्चंस में अक्सर यूज आते हैं, तो ये आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट टर्म क्या है, परसेंटेज W/W, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं परसेंट W/V के बारे में, ठीक है ना। वो भी इसके जैसा ही है, सेम है। यहाँ पे W की जगह नीचे क्या आ जाएगा, V मतलब वॉल्यूम, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं हमारी सेकंड टर्म, वो है आपकी परसेंट W/V। क्या है आपकी, परसेंट W/V। सेकंड जो आपकी टर्म है वो है आपकी परसेंट W/V, ठीक है। फर्स्ट में हमने देखा था क्या था, परसेंट W/W, उसका मतलब क्या था, मास ऑफ सोल्यूट ऊपर तक ग्राम में, ठीक है, डिवाइड बाय मास ऑफ सोल्यूशन, वो था नीचे की तरफ। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ पे वॉल्यूम आएगा आपके ml में, तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। देखिए हम क्या परसेंटेज टर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो जितने भी परसेंटेज टर्म में आएगी वो उसमें 100 से कैलकुलेशन होगी, ठीक है ना। इसलिए हमने पहले 100 ग्राम लिया था और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 100 ml ले रहे हैं, ठीक है ना। तो मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंट W/V का, क्या है आपका, मास ऑफ सोल्यूट, वी कैन से मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेट है आपका ml में, ठीक है, इंटू 100। तो ये सिंपल आपका फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। अब देखिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसमें, कि आपको बताना है परसेंट W/V बताना है आपको, ठीक है। या मैं आपको बोलता हूँ 20 ग्राम NaOH है, 20 ग्राम आपका NaOH है इन 800 ml सॉल्यूशन, ठीक है। आपको परसेंट W/V निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो आप, मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है आपका 20 ग्राम हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको सॉल्यूशन का वेट कितना दिया हुआ 800 ml, तो यहाँ पे आप परसेंट W/V को निकाल सकते हो, कितना आएगा, मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 800 इंटू 100। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2.5% W/V, ठीक है, इजी था। इस तरीके से आप परसेंट W/V को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। एक तो चीज़ ये थी, उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको दिया जाए, जैसे आपको पूछ लिया जाए कि 20% W/V, जैसे हमने वहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर की थी 20% W/W से, वैसे ही अगर हम इंफॉर्मेशन गैदर करें 20% W/V से, तो हम क्या कह सकते हैं कि वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका 20 ग्राम। सेकेंड इंफॉर्मेशन जो निकाल सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है आपका 100 ml। अब अगर मैं आपको पूछूं वेट ऑफ सॉल्वेंट,
कितना होगा 100 माइनस 20 80। सही, रॉन्ग, गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml और उसमें से आप माइनस कर रहे हो 20 ग्राम को, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप ml से ग्राम को डिवाइड या उसमें से आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है 100 ml 100 ग्राम के बराबर कब होता है? जब आपकी डेंसिटी कितनी हो 1 ग्राम पर ml। अगर आपको डेंसिटी दी हुई है 1, तब जाके आप सोलवेंट का वेट लिख सकते हो कितना 100 माइनस 20 दैट इज 80। अगर मान लो आपको डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम पर ml, तो यहाँ से हम वॉल्यूम जो ऑफ सॉल्यूशन से हम निकाल सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये कितना होगा आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो 100 इंटू 1.2 ये होगा आपका 120 ग्राम, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 120, वेट ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा 120 माइनस 20 दैट इज 100 ग्राम, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये तो हो गई इसके बारे में। दूसरा, हम परसेंट W/W और परसेंट W/V में रिलेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे। हमने लिखा परसेंट W/V, हमने क्या लिखा परसेंट W/V, ये हमने लिखा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या मैं वॉल्यूम को डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो यहाँ मैं लिखता हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय डेंसिटी। ये डेंसिटी नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डेंसिटी इंटू 100, ये तो हमारे पास पहले ही है, ठीक है, यही फॉर्मूला है। अब आप मुझे बताइए मास ऑफ परसेंट W/W का क्या फॉर्मूला होता है? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो क्या मैं परसेंट W/V को ऐसे लिख सकता हूँ परसेंट W/W इंटू डेंसिटी? क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर मैं लिख सकता हूँ तो ये एक हमारे पास इम्पोर्टेंट फॉर्मूला बन गया है कि आप परसेंट W/V को परसेंट W/W से कनेक्ट कर सकते हो आपस में, अगर आपके पास डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की तो, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे अपने इजी हो जाते हैं, हमारे लिए इजी कैलकुलेशन पड़ती है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये तो हुई आपके परसेंट W/W, ठीक है, और W/V एक थर्ड टर्म ही होती है, वो होती है आपके परसेंट, जो थर्ड टर्म होती है वो होती है आपके परसेंट V/V। ये हमारे उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है और ज़्यादा काम भी नहीं आती है, ठीक है ना। फिर भी हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं कैसे हमें परसेंट को निकालना है, ठीक है। जो हमने दो फॉर्मूला निकाले उसी के बेसिस पे हम इसका भी फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है ना। ऊपर क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100 ml। सिंपल है, वी कैन से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। फॉर्मूला निकलना हो तो परसेंट V/V क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये फॉर्मूला इतना ज़्यादा हमारे यूज़ में नहीं आता है न्यूमेरिकल्स में, लेकिन जो लास्ट वाले फॉर्मूले थे परसेंट W/W और परसेंट W/V ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो वो हमें ज़्यादा याद रखने। इसको भी एक बार नोट कर लीजिए आप। फिर जो हम ये तो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, या थर्ड इसको आप मान सकते हो फॉर्मूला या कॉन्सेंट्रेशन टर्म। अब हम फोर्थ कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, वो है आपकी मोलेरिटी। मोलेरिटी क्या होती है और उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए।
ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं मोलेरिटी के बारे में कि मोलेरिटी क्या होती है और उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। फोर्थ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी वो है आपकी मोलेरिटी, ठीक है, MOLARITY। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल M से। मोलेरिटी, मोलेरिटी का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें इसका सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, या इसके अगर हम डेफिनेशन के बारे में देखें तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट या डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, वही होती है आपकी मोलेरिटी। सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, मोलेरिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो वॉल्यूम होगा ये हमेशा लीटर में आएगा, ठीक है ना। हम जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ रहे थे परसेंटेज वाली, उसमें हमने वॉल्यूम लिया था 100 में, क्योंकि वो परसेंटेज में था, वो हम 100 से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मोलेरिटी में आपको याद रखना है कि वॉल्यूम जो आपको लेना है लीटर में लेना है। अगर आपको ml में दिया हो तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है तो लीटर को ml में बदलने के लिए आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, यहाँ से डिवाइड होके कहाँ जाएगा आपके पास, ऊपर। ये आपका एक और फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए, अगर आपको वॉल्यूम में दिया हुआ, मतलब वॉल्यूम दिया है मिलीलीटर में, तो ठीक है, ये एक और फॉर्मूला आपके इम्पोर्टेंट हो जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके ऊपर बेस्ड में आपको एक एग्जांपल करवाऊं कि आपको कैलकुलेट करनी है मोलेरिटी, कि कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH। आपकी क्या है, 20 ग्राम NaOH दिया हुआ है इन 800 ml सॉल्यूशन। क्या होगा मोलेरिटी, सिंपल। सबसे पहले तो आपको मोल्स निकालने हैं NaOH के। मोल्स क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास, तो 20 डिवाइड बाई 40, ये तो आ गया आपके पास मोल्स, डिवाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, 800 ml में दिया हुआ है, वही काम में ले लो, या फिर आप इसे लिखो 0.8, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा आपके पास 1/2 इंटू 0.8, ये हो जाएगा आपके पास 1/1.6 m। यही क्या है आपकी सॉल्यूशन की मोलेरिटी, ठीक है। इसको आप और अगर पॉइंटों में भी करना चाहो तो ये हो जाएगा 10/16। 10/16 आपके पास क्या होता है, 0.6 के आसपास आएगा, ठीक है ना, 0.6 m, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल है मोलेरिटी, और मोलेरिटी को क्या हम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ इसी फॉर्मूले से हम एक और, इसी फॉर्मूले को हम एक और टाइप में भी पढ़ सकते हैं। वो कैसे, कि मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, यहाँ से हम m इज इक्वल टू है आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से अगर हम मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालें तो वो होगा आपके पास मोलेरिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं उनमें आपको वॉल्यूम और मोलेरिटी दी हुई रहती है, तो वहाँ से आपको मोल्स निकालने होते हैं सोल्यूट के, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, कि आपके मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट ये किसके इक्वल होंगे, आपके मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये आपका लीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलेरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। यहाँ से तो आपको मिलेंगे मोल्स किसके, सोल्यूट के। अगर आपको मिली मोल्स निकालने, क्या निकालने, मिली मोल्स। मिली का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 1 मिली मोल, 1 मिली मोल
इज इक्वल टू होगा आपके पास 10⁻³ मोल। ठीक है, मिली का अर्थ होता है 10⁻³। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम मिली मोल्स निकालना चाहें, मिली मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये क्या होगा आपके पास, वही मोलरिटी इनटू यहाँ पे जो वॉल्यूम आ जाएगा अब वो किस में आ जाएगा आपका, मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये एक और फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास मिली मोल्स निकालने के लिए। अगर आपको वॉल्यूम दिया है लीटर में तो मोल्स आ जाएंगे, मिलीलीटर में दिया है वॉल्यूम तो मिली मोल्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ तो आप मुझे निकालिए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इसके ऊपर, तो आप मुझे बताइए, कैलकुलेट क्वेश्चन में लिखता हूँ, कैलकुलेट दी मास ऑफ CH3COOH। आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है CH3COOH का। ठीक है, ऑफ 0.5 मोलर इन 500 ml सॉल्यूशन। ठीक है, आपको मास फाइंड आउट करना है CH3COOH का 0.5 m। 0.5 m कैपिटल लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, मोलरिटी, मोलर है ये। ठीक है, इसकी मोलरिटी कितनी है, 0.5 है। 500 ml सॉल्यूशन में आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक बार नोट कीजिए और बताइए मुझे। ठीक है, बताइए। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स हमें पता नहीं, मोल्स का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। मास हमें फाइंड आउट करना है, तो हमने मान लिया मास कितना है x डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास कितना आता है 60, तो ये हो गए मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ आपको 500 ml। इसको आपको अगर ml में लेना है तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, नहीं तो आपको क्या करो, इसको लिख दो आप 0.5। ये मोलरिटी किसके इक्वल दी हुई है आपके 0.5 के। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिए। x/60 ये हो जाएगा आपके 1/2। 1/2 ऊपर जाएगा इंटू 2 इज इक्वल टू हाफ को मैं लिख सकता हूँ 1/2। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 60 डिवाइड बाई 4, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15। तो CH3COOH का जो मास होगा वो कितना होगा आपका 15 ग्राम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो इस टाइप से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और चीज़ मैं इसमें आपको बताता हूँ कि आपको टर्म कुछ लिखी हुई मिलती है, जो भी वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, जैसे आपको दिया हुआ है 1 मोलर आपको दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी मोलरिटी क्या है m। अगर आपको लिखा हुआ है तो इसकी मोलरिटी है 1। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है सेमी मोलर, अगर आपको लिखा है सेमी मोलर, इसका मतलब इसकी मोलरिटी लिखी है 1/2। इसका मतलब इसकी मोलरिटी कितनी है 0.5 या 1/2 m। ठीक है, इसके अलावा आपको दिया है डेसी मोलर का मतलब क्या होता है m/10। m/10 मतलब 0.1 मोलर। ठीक है, इसके अलावा आपको दिया है सेंटीमोलर का मतलब m/100 मतलब 0.01 मोलर। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है मान लो मिलीमोलर मीन्स m/1000, इसको हम बोलते हैं 0.001 मोलर। ठीक है, तो ये आपके टर्म्स है जो कभी कभी क्वेश्चन में दे दी जाते हैं। ठीक है ना, कि कोई सॉल्यूशन है उसकी वो 5 डेसीमोलर उसका मोलरिटी है या 5 सेंटीमोलर उसकी मोलरिटी है, ऐसे टर्म आपको क्वेश्चन में दिख जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डेसीमोलर का मतलब होता है 0.1 m। ठीक है, सेंटीमोलर मतलब 0.01 मोलर। ठीक है,
ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर हम इसके बारे में और पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखिए अब हम पढ़ते हैं जो मोलरिटी है उससे हम उसका रिलेशनशिप हम देखते हैं किसके साथ, परसेंट W/W और परसेंट W/V के साथ। तो आप नेक्स्ट हेडिंग बना के लिख सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी फ्रॉम परसेंट W/W और परसेंट W/V, W/V, ठीक है। उससे आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए कि हम कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। आपको एक सॉल्यूशन की मोलरिटी आपको निकालनी है जिसका आपको परसेंट W/W दिया हुआ है 80, ठीक है, और आपको डेंसिटी दी हुई है 1.2 ग्राम पर ml। आपको ये दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको क्या निकालना है, मोलरिटी निकालनी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। आपको निकालनी है मोलरिटी, क्या निकालनी है, मोलरिटी। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। सबसे पहले आएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, या मोल्स को हम लिख सकते हैं मास अपॉन मोलर मास। तो हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये तो हुए मोल्स। आपके पास डिवाइड में क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, ठीक है। तो अपने को निकालनी है मोलरिटी। अपने को तीन चीज़ें चाहिए, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कैलकुलेट करनी है आपको मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है ये NaOH का है, ठीक है ना, तो NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए मोलर मास तो हमें मिल जाएगा, NaOH का 40 होता है। अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे मिलेगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है उससे, और मास ऑफ सोल्यूट भी किससे मिलेगा, इसी से मिलेगा। इस टर्म से मैंने आपको बताया था कि हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर 80% W/W है, इसका मतलब आपके पास वेट ऑफ सोल्यूट कितना है आपका, 80 ग्राम, पहली चीज। दूसरी चीज वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन ये कितना होगा आपका, 100 ग्राम, क्लियर है। आपको निकालना डेंसिटी आपको दी हुई है, तो वेट ऑफ सोल्यूट तो हमारे पास आ गया, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, 80 ग्राम। फिजिक्स की तरह केमिस्ट्री में मास और वेट में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम होते हैं, ठीक है ना। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है आपका 100 अपॉन डेंसिटी कितनी है 1.2 ग्राम पर ml। ये आपके पास वॉल्यूम आएगा ml में, किस में आएगा आपके पास ml में। आपको वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में। क्या करोगे, डिवाइड करोगे 1000 से, ये आपके पास आ गया 100 से 2 जीरो गए आपके 1/12, ये आ गया आपके पास लीटर में, ठीक है। दोनों इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास। यहाँ से हम मोलरिटी निकालें, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 80 डिवाइड बाय मोलर मास 40 इंटू वॉल्यूम कितना है 1/12, 12 ऊपर चला गया, ये 40 से गया 2 टाइम्स, 12 इंटू 2 24 m। ये हुआ अपने पास मोलरिटी का फॉर्मूला। या इस तरीके से हमने मोलरिटी कैलकुलेट की, किससे, परसेंट W/W और डी, डेंसिटी अगर आपको दी हुई है तो। ये तो इस तरीके से तो हमने किया, ये तो क्या लेंदी प्रोसेस है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं जनरलाइज फॉर्म में, ठीक है। इसको एक बार आप नोट करो, फिर हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए देखिए इसको हम कैसे करते हैं, जनरलाइज फॉर्म में कैसे इसको सोल्व करते हैं। अभी क्या है, आपको दिया है परसेंट W/W, सपोज करो ये आपको x दिया हुआ है, ठीक है, और जो डेंसिटी है वो है आपको d।
सॉल्यूशन की जो डेंसिटी दी हुई है थी, ठीक है। आपको निकालना है वही मोलरिटी। यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एक तो मास ऑफ सोल्यूट वो कितना है आपका x ग्राम, ठीक है। दूसरा यहाँ से हम मास ऑफ सॉल्यूशन वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो कितना आपका 100 ग्राम है, ठीक है। तीसरी इंफॉर्मेशन, अगर आपको मोलर मास चाहिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता है, हमने मान लिया m है, क्या है m है, ठीक है। अब देखिए वही मोलरिटी का फॉर्मूला, m मोलरिटी मतलब मास अपॉन मोलर मास, मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स होंगे मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है आपका x ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास हमें नहीं पता, हमने लिख लिया m सॉल्वेंट, ठीक है। ये किसके लिए m सोल्यूट, ये तो आपके पास हो गया वॉल्यूम, ये तो आ गया आपके पास मोल। आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, किसके निकालेंगे सॉल्यूशन के, ठीक है। यहाँ से वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वही आपका डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है आपका 100 डिवाइड बाय डेंसिटी कितनी है d, वैल्यू पुट करो। ये तो आपके पास जो वॉल्यूम आया ये किस में आया, मैंने आपको बताया था ml में आएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी किस में आपके ग्राम पर ml, ठीक है ना। और यहाँ जो हम लिखते हैं वॉल्यूम वो किस में लिखते हैं लीटर में, तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर में, कैसे कन्वर्ट करेंगे डिवाइड बाई 1000 करके, ये किस में आएगा 1/10d, ये आएगा आपके पास लीटर में। वॉल्यूम आ गया यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे पुट कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1/10d, 1/10d, ठीक है। हो गया सोल्व। m इज इक्वल टू x डिवाइड बाई m सोल्यूट, ये ऊपर जाएगा 10xd इंटू 10 इंटू डी, और जनरलाइज फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स क्या था आपका परसेंट w/w, ठीक है, परसेंट w/w इंटू डेंसिटी डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है कि अगर आपको आज के बाद परसेंट w/w और डेंसिटी दी हुई है तो आपको मोलरिटी आती है, पहली बात। दूसरी बात, परसेंट w/w इंटू डेंसिटी अभी हमने देखा था क्या किसके इक्वल होता है, परसेंट w/v के। तो यहाँ से आपके पास मोलरिटी का एक फॉर्मूला और आ जाता है, दैट इज मोलरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू परसेंट w/v डिवाइड बाई m सोल्यूट। ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। दो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्लियर है। अब वो जो क्वेश्चन हमने किया था NaOH का अभी, वो क्या था, परसेंट w/w, m हमने निकाली थी 10 इंटू परसेंट w/w कितना था 80 इंटू डेंसिटी कितनी थी 1.2 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट NaOH कितना था 40 से गया 2 इंटू 1.2 2.4 इंटू 10 24। तो जो क्वेश्चन हमने इतना लेंदी सोल्व किया था वो क्वेश्चन हमारे एक लाइन में सोल्व हो गया, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंस है इन दो फॉर्मूलों की कि इसके जरिए हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत जल्दी सोल्व होते हैं, ठीक है। तो आज हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ा, परसेंट w/w, w/v, v/v वो उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो आपके पास है मोलरिटी, उसके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और नई कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।